कैसे हैं बच्चे आप लोग? आशा होगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। बट जो आप 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं ना, 2025 में जो आप एग्जाम देने वाले हैं, इस एग्जाम के लिए एक टारगेट लेकर आए हैं। क्रैश कोर्स चालू कर रहे हैं विद्युत आज से। धारा और चुंबकीय प्रभाव। आज से आपको क्लास 10th के क्रैश कोर्स, बाकी जितने भी दिन आप गंवा दिए, कोई लेना देना उस दिनों से आपको नहीं है। आप इतने जो बाकी दिन बचा है ना, इसी बाकी दिन में आपको पूरे 430 प्लस नंबर का हम रिवाइज कराएंगे। पर डे आपका क्लास चलेगा यूट्यूब पे, और यूट्यूब के क्लास को आप प्रतिदिन आप अटेंड कीजिए। 430 से भी आपका नंबर एवं उठेगा, क्योंकि इस साल का जो टारगेट है ये इतना लेकर चला जा रहा है। लेकिन बड़ा एक प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है। वो प्रोजेक्ट अगर सक्सेस हुआ तो आगे चलकर बहुत डेवलप करेंगे हम लोग। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पे चर्चा करने वाले हैं, और फिजिक्स का लेसन नंबर 4 होने वाला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आखिर विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, इस सभी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चुंबकीय प्रभाव, और मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब होता है चुंबकीय प्रभाव। ओके, अब हम लोग को बात करना है इस चैप्टर पे। तो सबसे पहले इस चैप्टर पे हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो हम लोग के बीच आएगा, प्रेजेंट होगा, वो होगा हम लोग का चुंबक। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग चुंबक पे चर्चा करेंगे। तो चुंबक किसे बोलते हैं, इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। चुंबक क्या है? तो बोला जाता है कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है ना, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहा लोहा इस्पात लोहा इस्पात निकेल निकेल के जो टुकड़ा होता है ना, टुकड़ा, इस टुकड़ा को अपना ओर आकर्षित, आकर्षित का मतलब जानते क्या होता है? अट्रैक्टिव करना, अपने ओर खींचना। तो जो चुंबक होता है, लोहा लोहा इस्पात और निकिल, ईसन जो इस सब के टुकड़ा होता है ना, इस सब के जो टुकड़ा होता है, वो टुकड़ा को अपने तरफ आकर्षित करता है, उसी को हम लोग चुंबक बोलते हैं। आप लोग अपने परिभाषा में याद रख लीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, Fe3O4 होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है या आणविक सूत्र होता है, Fe3O4 होता है। चलिए हम लोग आगे बोलते हैं। तो इस चुंबक के जो हम लोग बोले हैं Fe3O4, ये तो आणविक सूत्र हो गया। अब इसको बोलेंगे क्या? तो इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको के, यानी चुंबक को दूसरा नाम क्या है हो गया? तो मैग्नेटाइट होता है। अगर कभी कभी आपको इससे बोला जाता है चुंबक पत्थर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं चुंबक पत्थर। याद रखिएगा आप लोग, चुंबक पत्थर भी इसको कभी कभी बोला जाता है। अब बात होता है कि चुंबक पत्थर इसे काहे बोला जाता है, इसके पीछे का क्या वजह है, कितने रूपों में पाया जाता है, सभी आपको बताएंगे। आगे चलिए हम लोग चर्चा, अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जो चुंबक है, ये चुंबक के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले, यानी प्राचीन समय में, किस समय में? प्राचीन समय में, यानी प्राचीन काल में हम लिख दे रहे तो अच्छा होगा, बेनिफिट होगा। तो प्राचीन काल में यूनानवासी, तो यूनानी बोलेंगे, यूनानवासी यानी यूनानी जो लोग थे, यूनानवासी यानी यूनान देश के लोग हैं तो यूनानवासी बोलेंगे। यानी यूनानी जो लोग थे लोग, वो भेड़ ऊंट चराने गए थे। भेड़ जो बकरी होता है, तो लोग चराने गए थे। तो पहले के जमाने में कि हाथ में पैर में उन लोग को जंजीर लगा होता था। हुआ कुछ ही कि वो बड़ा सा पत्थर मिला, और वो पत्थरवा के नाम रहे चुंबक पत्थर। का नाम था? चुंबक पत्थर। अब चुंबक पत्थरवा में उन लोग का पैर में जाके चिपक गया। पैर जब चिपक गया तो हुआ ये कि ये जो चुंबक पत्थर है, ये चुंबक पत्थर से उन लोग का जो पैर चिपक गया, हाथ चिपक गया, मतलब तो सोचे लो कि आखिर ये है कुछ कि इसमें जाकर सट गया। और जब उतना सोचे लोग, तो उस वक्त एक फार्मूला बनकर तैयार हुआ, Fe3O4। Fe3O4 जो आपको भी बताए हैं, Fe3O4, और इसी का नाम दे दिया गया मैग्नेटाइट। तो एक और दूसर को नाम आपको मालूम चल गया, कौन सी? चूना पत्थर, सॉरी चुंबक पत्थर। अब बात आता है
कि ये जो चुंबक पत्थर है इसका काम कुछ ही है। तो लोहा हुई, इस्पात हुई और ये निकेल हुई, इस सब के वस्तु का अपना तरफ खींच लेता है, समझे। और बात होता है कि चुंबक पत्थर जो होता है एक और ही दूसरा नाम अगर कोई आपसे पूछे, बताइए कि जब आपको राहुल सर पढ़ा रहे हैं तो ये तो बताए होंगे ना कि चुंबक पत्थर का दूसरा का नाम कौन सी है, तो प्राकृतिक चुंबक। का सी नाम है? प्राकृतिक चुंबक। याद रखिए, इसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेटिक, यानी याद रखिएगा। आजकल एग्जाम्पल के लिए आप लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए मेरी बीबी है और सोचते हैं कि उसका सुंदरता कभी खत्म ना हो, तो उसको क्या कर सकते हैं, यानी उसके जो अंडाणु होगा, मेरा जो शुक्राणु होगा, किसी दूसरे फीमेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करके वहां बच्चा के जो गर्भ धारण कराया जाएगा, और मेरी बीबी इन बच्चा में मेरा ही होगा, मेरा मेरा बीबी का, और बच्चा का होगा, मेरी बीबी की सुंदरता बरकरार रहेगा। वैसे ये जो प्राकृतिक चुंबक है, इस प्राकृतिक चुंबक को कई रूप दे दिया गया, कई आकार दे दिया गया। यानी ये प्राकृतिक जो चुंबक है, ये प्राकृतिक चुंबक को न जाने कितने रूप में बदल दिया गया, और इस सभी रूप को बोला जाता है कृत्रिम रूप। कृत्रिम, याद रखिएगा, कृत्रिम रूप बोला जाता है इसको, यानी इस सबको बोलते हैं कृत्रिम रूप। और कृत्रिम रूप में चुंबक न जाने कितने आकार में ले लिया, जैसे कभी बेलनाकार, कभी शंकु आकार, कभी गोल आकार, कभी जो चपटा हो जाता है, मतलब अनेक आकार से, घनाकार, घनाभाकार, शंकु आकार, बेलनाकार, अनेक प्रकार इसका रूप दे दिया गया है, अनेक रूप में इसको डिवाइड कर दिया गया है। कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि जो चुंबक होते हैं कभी कभी ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, यानी ये सब अलग अलग डिजाइन, अलग अलग इस सब का क्या कर दिया गया है, फ्रेम दे दिया गया है। बट चुंबक जो होता है ना, आप लोगों को बताया जाए, चुंबक में दिशा का एक होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चुंबक को छोड़िए, अगर आप अपने वातावरण में आ जाइए, तो दिशा चार होता है, ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, और फिर होता है नॉर्थ। तो उसी तरह जो चुंबक होता है, चुंबक में दो गो दिशा होता है। चुंबक में कितना दिशा होता है? दो गो। चुंबक में दो दिशा होता है। अगर आप चुंबक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो होगा क्या? तो जब आप चुंबक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो उसमें उसमें दो दिशा होता है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या डिफरेंट है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो अगर हम इसको ऐसे ले लें और इसको जब हम ऐसे करके देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का दो गो पोल आएगा, दो गो पोल आएगा, और दोनों पोल का नाम हम लोग अलग अलग बोलेंगे। एक होता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव जो होता है ये आपको उत्तर की ओर संकेत करेगा, और दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो दक्षिण की ओर संकेत करेगा। अच्छा, आप लोग कभी कंपास देखे हुए? कंपास के जरिए जब बड़े बड़े समुद्र यात्री थे लोग, तो समुद्र की दिशा का ज्ञान लगाते थे लोग कि आगे जो रास्ता जाएगा वो किन्ने से जाएगा। तो यानी चुंबक का ही वहां पे प्रयोग किया जाता कंपास में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो दिशा मिलेगा, और दो दिशा के जरिए हम लोग इसको डिफाइंड करेंगे लोग, ये साउथ पोल और वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा कि आखिर चुंबक का कौन कौन से रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, साउथ पोल होगा ये साउथ दिशा को दर्शाएगा, नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ दिशा को दर्शाएगा। चुंबक में दो ही दिशा होता है। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे कि चुंबक में कितने दिशाएं होती हैं, तो दो दिशा होता है, याद रखिएगा, जीवन में कभी भूलिएगा मत। आगे हम लोग चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करने, कि चुंबकीय क्षेत्र, और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि चुंबक का कौन कौन सा रूप में उपयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग कुछ बताइएगा, इलेक्ट्रिक कितने खिलौने आते हैं उसमें चुंबक का उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक जितने भी खिलौने आते हैं उस सब में चुंबक का उपयोग होता है। आप टीवी कैसेट देखते हैं, रिमोट कैसेट देखते हैं, उसमें भी चुंबक का उपयोग होता है, समझे। कंप्यूटर देखते हैं उसमें भी चुंबक का इस्तेमाल होता है। ऑडियो कैसेट होता है उसमें भी चुंबक का इस्तेमाल होता है। रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भी चुंबक का इस्तेमाल होता है, समझे। रेडियो होता है उसमें भी चुंबक का इस्तेमाल, चुंबक का इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता है,
समझे। ऑडियो जो सुनते हैं लोग, बाजा होता है, बूफर होता है, उसमें भी चुंबक होता है। विदाउट चुंबक का आवाज ही नहीं आएगा। तो चुंबक जो होता है, मैग्नेटाइट जो होता है, या हम लोग बोल सकते हैं उसको कैसे, Fe3O4 जो होता है, उसका आप कितने रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग का होगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र पे हम लोग जब चर्चा करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप लोग सिंपल अपने भाषा में लिया, मान लीजिए कि है इस पूरा जंगल बाप के है, आपके है, समझे, और ये पूरा जंगल आपके बाबूजी के है, और यहाँ पे आप बीचों बीच में, मतलब सरकार के जंगल आपके थोड़ी होगा, और यहाँ पे आप एक घर बनाए, ओके, और यहाँ पे एक घर बनाए। अब यहाँ पे जब आप घर बना के रहने लगे, इसके आसपास के जो भी एरिया होगा, इसके आसपास के जो भी एरिया होगा, उस एरिया को क्या आप साफ करके नहीं रखिएगा, रखिएगा ना। तो ये जो आपका वातावरण का एरिया हो गया, ये क्या हो गया, ये पूरा वातावरण का एरिया हो गया। उसी तरह ये जो एक एरिया में हम एक छोटा सा चुंबक को जब छोड़ते हैं, तो इसके जितने भी आसपास में के जो इतने भी, इसका मतलब इसका जितना एट्रैक्टिव करने का क्षमता होगा, वो एट्रैक्टिव, ये जो चुंबक है, ये चुंबक जो है अपने, इसके पास जितना क्षमता होगा किसी भी वस्तु को एट्रैक्टिव करने का, अपने ओर खींचने का, वो उतना दूरी तक के वस्तु को अपने तरफ क्या कर लेगा, खींचने का क्षमता रखता है। और उसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एगो चुंबक है, एगो चुंबक है, वह चुंबक को रख दिए, चुंबक को रख दिए, इसके आसपास में छोटे 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 कील, जो लोहा के बुरादा होता है उसको रख देंगे। चुंबक जो होगा सोए सोए खींच लेगा, ये सब खींच लेगा, तो इसको बोलेंगे कौन, चुंबकीय क्षेत्र। यानी परिभाषा देना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि चुंबक के चारों ओर, यानी किसी भी चुंबक के चारों ओर, ये जो चुंबक है, ये चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर एक चुंबक उस चारों ओर के क्षेत्र को अपने ओर आकर्षित कर लेता है, या क्षेत्र में उपस्थित किसी वस्तु को अपने तरफ खींच लेता है, उसी को हम लोग बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अगला टॉपिक हम लोग का होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी इसको हम कैसे डिफाइंड करेंगे, उस टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पे। चलिए अगला जो टॉपिक होगा, ये इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कभी कभी आपको बनकर तैयार होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, बाबू इसको दूसरे रूप में भी हम लोग जानते हैं, इसका सेकेंड नाम होता है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलिए या चुंबकीय बल रेखा बोलिए। अभी आपको बोले हैं कि अगर ये चुंबक है ना, अगर ये चुंबक है, तो ये चुंबक के दो पोल है, एक है साउथ पोल और एक है नॉर्थ पोल। चलिए हम इसको अब नाम को, सेकंड नाम को मिटा देते ताकि हम लोग को परेशानी होगा डायग्राम बनाने में, क्योंकि बोर्डा जो है छोटा सा है ये। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे खूब अच्छा से, ताकि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आए। ये जो डायग्राम है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा को डिफाइन करेगा, ओके। अब ये जो है एग्जांपल के लिए यहां से हम ले रहे हैं, तो ये ऐसे आएगा, समझे, और ये इसको अंदर हम दर्शाएंगे नहीं, डायरेक्ट इसको ले लेंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे लेकर आएंगे और ये ऐसे निकल जाएगा, ओके, और इसको सीधा हम लेकर जाएंगे तो ये सीधा आएगा, और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, फिर इसको हम ऐसे करेंगे, फिर इसको हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ से जो एरो होगा, इस एरो के द्वारा करंट सप्लाई होगा, समझे, इसको जो इलेक्ट्रिक क्षमता होगा उसको डिफाइन करेंगे। ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखा का डायग्राम। अब बोला जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है, यानी चुंबक जो होता है, ये अपने चारों ओर वक्र करता है, यानी एक गोलाकार रचना बनाता है, और इस गोलाकार रचना को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। यानी ये जो चुंबक है, गोलाकार चुंबक है, ये अपन चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा, यही क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। और इसी चुंबकीय क्षेत्र को जब हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। और इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा को इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। अगर कोई बोलेगा कि बताइए कि यहाँ पे जो है धारा, यानी जो ये जो चुंबक में एक दिशा से किस दिशा की ओर जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो
ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये साउथ पोल से किस पोल की ओर जा रहा है, नॉर्थ पोल की ओर जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे बोलते हैं, तो किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र, यानी किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को जब हम किसी चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, किसी चित्र के द्वारा जब हम उसे प्रदर्शित करेंगे, या हम बोलते हैं कि चुंबक जो होगा, इस चुंबक के चारों ओर एक वक्र पथ बनता है। आप लोग याद रखिएगा कि वो चुंबक के चारों ओर वक्र पथ बनता है, और उसी वक्र पथ को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब हम इसको बोल सकते हैं कि यह उस दिशा को दर्शाता है, यह उस दिशा की ओर दर्शाता है जिस ओर उत्तर पोल गमन करता है। यानी ये जो दर्शाएगा, ये किस ओर दर्शाएगा, साउथ, साउथ से जा रहा है किस ओर, नॉर्थ की ओर। बट ये तो, ये जो जा रहा है ये साउथ से किस ओर जाएगा, नॉर्थ की ओर। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है, ये जो फिर आता है ये तो इस ओर जाएगा, यहां से इस ओर आएगा। यानी इसका जितना भी एरो का चिन्ह होगा सब किस ओर होगा, साउथ की ओर, साउथ की ओर होता है। यानी इसका जो चिन्ह होता है किस ओर आएगा, साउथ की ओर। यानी ये इसका जो दिशा होता है ये साउथ दिशा, यानी उत्तर दिशा को दर्शाता है, उत्तर दिशा। याद रखना आप लोग, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको पूछ देगा। चलिए हम लोग इसके गुण क्या होता है, इसके गुण को भी जानेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण क्या होता है और इस गुण से फायदा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो बताना पड़ेगा आप लोग को। तो पहला जो इसके गुण देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के जो गुण होगा, उस गुण पे हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहलका जो पॉइंट हम लोग का बन के तैयार होगा, पहलका पॉइंट, वो पहलका पॉइंट के नाम आएगा कि जो रेखा बनेगा ये वक्र होगा। वक्र, वक्र के मतलब होता क्या है, आप लोगों को सिंपल जानना है। वक्र का मतलब, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए ये, इसको ले लें हम लोग, ये, तो इसको जब हम लोग बोलेंगे तो ये बोलेंगे वक्र है, का है, वक्र है। बट इसको जब हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, समझे। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है ये वक्र बनाता है। यानी ये जो पूरा आएगा, पूरा यहां से, एग्जांपल के लिए आप एक एरो दे रहे हैं यहाँ पे, और इधर आप ऐसे दे रहे हैं तो इधर भी तो आ रहा है ना, इधर भी तो आ रहा है ना, सबका चिन्ह का है होगा, ऐसे ही होगा। ओके, तो पहला जो गुण इसका बनकर आता है, पहला गुण ये होता है कि ये जो वक्र, ये जो रास्ता बनेगा कैसे बनेगा, वक्र बनेगा। ओके, यानी इसमें बोला जाता है कि जो चुंबक होता है, चुंबक, याद रखिएगा ये निकलता किस ओर से है, नॉर्थ पोल से किस ओर, साउथ पोल। नॉर्थ पोल से किस ओर जाता है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। यानी इसके जो रेखा बनता है वो वक्र होता है, और ये जो चुंबक रेखा होता है ये नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव से किस ध्रुव की ओर जाती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आता है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आता है। दूसरा पॉइंट ये जो आएगा, दूसरा जो इसका पॉइंट आएगा कि ये जो रेखा होता है एक दूसरे के बहुत करीब होता है। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये जो आ रहा है, ऐसे जो ये आ रहा है, ये एक दूसरे के बहुत करीब होता है, एक दूसरे का होता है बहुत क्लोज होता है। ये दूसरा पॉइंट बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है। ओके, और तीसरा पॉइंट हम लोग का जो बनकर तैयार होगा, तीसरा पॉइंट, ये जो रेखा होता है, आप लोग देख रहे हैं कि ये जो रेखा है, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन है और ये लाइन, ये लाइन है और ये लाइन, ये दोनों के बीच की दूरी सेम होगा। ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी सेम। कभी एक दूसरा को प्रतिच्छेद करता ही नहीं है, कभी काटता ही नहीं है। एक दूसरा के क्या होता है, समानांतर होता है। यानी कबो प्रतिच्छेद, एक रेखा दूसरे रेखा को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है। याद रखिए, यानी प्रतिच्छेद नहीं करता है। प्रतिच्छेद नहीं करता है। ओके, अब हम लोग अगला पॉइंट पे चलेंगे, चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला हम लोग का पॉइंट होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि 2022 में ये प्रश्न को पूछा गया है। तो चलिए हम लोग चुंबकीय विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय
प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को पे अगर हम लोग चर्चा करें तो बोला जाता है कि ये जो है नियम दिया गया, ये ऑस्ट्रेड का द्वारा दिया गया, ऑस्ट्रेड, ओ ट्रेड। ये एक साइंटिस्ट थे, आप लोगों को जानना चाहिए, और इन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे अपना नियम दिया था 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में बोला जाता है कि अगर ये जो चुंबक है, ये जो चुंबक अगर हम ले रहे हैं कि ये जो चुंबक है, और ये जो चुंबक है, इस चुंबक की विद्युत धारा पर का प्रभाव पड़ता है, इस पे हम लोग को चर्चा करना है। तो बोला जाता है कि जब किसी चालक तार के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किस पे आप लोगों को याद रखना है, ये चुंबक पे जब किसी चालक तार द्वारा इस पे विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है यानी दिया जाता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये जो चुंबक होगा, और चुंबक में दो तार आया, एगो प्लस एगो माइनस का एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, और इससे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और इस बोर्ड से करंट सप्लाई करेंगे। जैसे करंट सप्लाई होगा, ठीक बाटे, ये जो चुंबक है किसी चालक तार के द्वारा जब इसमें विद्युत धारा सप्लाई होगा तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अब यहाँ पे बात आता है कि इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, सिंपल परिभाषा कैसे लिखना है आप लोगों को जान लीजिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अगर आपके एग्जाम में देगा तो आपको परिभाषा कैसे लिखना है, बोलना है सिंपल कि जब किसी चालक तार द्वारा, यानी जब किसी चालक तार द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी चालक तार द्वारा विद्युत धारा का किया जाता है, चुंबक में प्रवाहित किया जाता है, और जैसे चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी ये वाइब्रेट करेगा तो इसके आसपास के एरिया इसका क्षेत्र बन जाएगा। समझे, आसपास के एरिया के जितने भी चीज होगा वो सबको क्या करेगा, अपने तरफ ऑब्जर्व करने का क्षमता रहेगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग कौन, चुंबकीय क्षेत्र। और जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसको परिभाषा क्या बोलेंगे, किसका परिभाषा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का। और इसका ये जो नियम बताए थे, ऑस्ट्रेड बताए थे, कब बताए थे, तो 1820 ईस्वी में बताए थे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि ऑस्ट्रेड ने किस नियम का, कौन सा नियम दिया, तो ऑस्ट्रेड ने जो नियम दिए हैं, ये नियम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का बन के आएगा, दक्षिणी हस्त नियम। चलिए हम दक्षिणी हस्त नियम पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये पॉइंट जितने भी है सब क्रैश कोर्स के लिए है, टोटल आप लोगों को याद करना पड़ेगा, टोटल आप लोगों को पॉइंट में नोट करके रखना पड़ेगा। दक्षिणी हस्त नियम, दक्षिणी हस्त नियम, दक्षिणी हस्त नियम में बोला जाता है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग थोड़ा शांति से समझेंगे लोग। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर बोले कि ये जो हम लोग का लाइन है, समझे, ये अगर हम इसको ले ले, बोले कि ये हम लोग का ऐसे है, और इसको अगर हम अपने हाथों से पकड़े ऐसे, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, इसको ये मान ले रहे हैं कि ये पाइप है एक तरह से, और ये 1 मिनट, ये हम लोग ऐसे ये ले रहे हैं, या हम लोग के पास है पाइप, और ये पाइप हम लोग ले रहे हैं इसको ऐसे। एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये पाइप है, और इस पाइप को हम ऐसे इस हाथ के द्वारा अगर ऐसे पकड़ेंगे तो ये हमारा हैंड जो है इस ओर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग का, ये है दाएं हाथ और ये है बाएं हाथ। अभी हम आपको प्रैक्टिकल किस हाथ से दिखाए हैं, बाएं हाथ से। अब हमको दिखाना किस हाथ से है, दाएं हाथ से, क्योंकि हम लोग का कौन सी है, दक्षिणी हस्त नियम। तो ये जो हमारा हैंड होगा, ये हैंड ये जो होता है, इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इसको जो डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम कैसे बनना है। तो ये अगर हम एक पाइप लें, ये एक रॉड लें लोहा का, और लोहा का जो ये हमारा रॉड है, इस रॉड पे अगर हम लोग ट्राई करें तो हम लोग का जो हैंड होगा, ये हैंड का जो अंगूठा होगा ये ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो हैंड में हमारा होगा ये ऐसे आएगा, समझे, ये ऐसे आएगा, और ये हमारा लोग का जो का हो गया, हैंड हो गया। और फिर अगर हम लोग देखें तो ये कैसे सप्लाई करेगा, ये ऐसे सप्लाई करेगा, ये ऐसे सप्लाई होगा, यानी ये जो करंट है ये ऐसे होगा, यहाँ पे जो चल रहा है ऐसे। जैसे आप लोग कभी गेहूं पिसाने जाते भी, जो पट्टा नाचता है ऐसे नाचता है, ऐसे नाचता है,
तो जो पट्टा नाच रहा है ऐसे, तो ये क्या होगा, ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा ऐसे जाएगा। इस किस हाथ से हो रहा है, दक्षिणी हस्त नियम से ऐसे हो रहा है। तो ऐसे जो हो रहा है देख लीजिए कैसे आ रहा है, ये इस तरफ से आ रहा है। अगर इसको हम लेंगे तो यहाँ पे ऐसे देखिएगा, घड़ी जो चलता है कैसे चलता है, घड़ी ऐसे चलता है क्लॉकवाइज, बट ये कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप घड़ी देखिएगा तो घड़ी चलता है इस बगल से, घड़ी चलता है इस बगल से, इस तरफ से इस तरफ जाता है। तो ये कौन सा वाइज हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। अगर हम लोग चलेंगे इस तरफ से, इस तरफ से, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये जो चलता है क्लॉकवाइज चलता है, ऐसे देखिएगा ऐसे हम लोग का चल रहा है, ऐसे चलेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज। यानी दक्षिणी हस्त नियम में जो हमारा होता है ये क्लॉकवाइज होता है, घड़ी के नियम के अनुसार चलता है, यानी घड़ी जैसे चलता है वैसे ही चलता है। तो इसका परिभाषा क्या होगा, हम लोग देखें तो बोला जाता है कि विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है और विद्युत धारा के जो क्षेत्र है, यानी दक्षिणी हस्त नियम को दूसरा का नाम अगर हम लोग को जानना होगा तो इसको किसने दिया था, तो मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल, यानी इसको किसने दिया था, तो मैक्सवेल ने दिया था। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम, मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम जब हम लोग को कभी एग्जाम में पूछेगा तो अभी इसका डायग्राम ये बनाना पड़ेगा, और जो भी आपको परिभाषा समझाएंगे उस परिभाषा को आपको लिखना पड़ेगा। इसके परिभाषा होगा कि यदि धारावाही तार, यानी यदि धारावाही जो तार होगा वो दाएं हाथ की मुट्ठी से, दाएं हाथ की मुट्ठी से, दाएं हाथ की मुट्ठी से अगर पकड़ा जाए, और इस प्रकार पकड़ना है आपको, दाएं हाथ की मुट्ठी से आपको इस प्रकार पकड़ना है कि जो इसका अंगूठा होगा ये धारा के दिशा बताए। अंगूठा जो होगा इसका क्या बताएगा, अंगूठा, जो इसका अंगूठा है ये धारा का दिशा बताएगा। किसका दिशा बताएगा, धारा की दिशा। ठीक है, और जैसे ये धारा की दिशा बता रहा है, फिर आपको बात होता है कि जो अन्य उंगली होगा, अन्य उंगली, अन्य उंगली, और ये अन्य जो उंगली होगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कौची, मैक्सवेल के, मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, या चुंबकीय क्षेत्र बल की दिशा बताएगा, बल रेखा की दिशा बताएगा, रेखा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा की दिशा बताएगा। इसको बोलेंगे हम लोग दक्षिणी हस्त नियम, किसका, तो मैक्सवेल का। चलिए हम लोग फिर से इसका पूरा परिभाषा को समझते हैं। तो बोला जाता है कि जब आप किसी धारावाही तार के द्वारा, या धारावाही तार को जब अपने आप हाथ से पकड़ते हैं, और कौन हाथ से पकड़ना है, दाहिने हाथ से, और जैसे आप दाहिने हाथ से पकड़ रहे हैं तो जो आपका मुट्ठी होगा चुंबकीय, यानी जो आपका मुट्ठी होगा, मुट्ठी में अंगूठा होगा, वो अंगूठा धारा की दिशा बताना चाहिए, और जो अन्य उंगली होगा चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा का दिशा बताएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम। याद रखिएगा इस टॉपिक को, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से इस वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कीजिएगा और फिर बैक करके आप लोग देख सकते हैं कि जब किसी धारावाही तार को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से पकड़िएगा तो अंगूठा धारा की दिशा बताना चाहिए, और बाकी जो उंगली होगा चुंबकीय बल रेखा की दिशा आपको बताना चाहिए, और उस वक्त आप बोलिएगा मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम। चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो अगले टॉपिक पे हम लोग का चलना है दक्षिणी हस्त नियम, और दक्षिणी हस्त नियम में आपको थोड़ा सा अलग चेंज करना है। दक्षिणी हस्त नियम, ये मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम अभी आप पढ़ चुके हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग को देखना है कि क्या इसमें बताया जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखा, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि टॉपिक हम लोग को क्या बोल रहा है। अगर इस पे हम लोग चर्चा करें तो ये टॉपिक का डायग्राम ऐसे बनकर तैयार होता है। प्रत्येक जो लाइन है एक दूसरे से समानांतर होगा, समान दूरी पे होगा।
कोई एक दूसरा से डिस्टेंस अलग नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम बनकर आता है, अगर हम इसको थोड़ा सा इसको मिटा दें टॉपिक के लाइन, तो यहाँ पे अगर हम इसको डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम हम लोग का ऐसे बन के तैयार हो जाता है। ये जो आपका आ रहा है ये ऐसे बनकर तैयार हो जाता है। ओके, यहाँ पे हम देखें तो इसको ऐसे दिखा देंगे। यहाँ पे जो होता है ये तीर का जो एरो होता है ये इस बगल होता है। ओके, अब हम लोग को थोड़ा ध्यान से देखना है, ये जो हम गोलाकार दे रहे हैं इसको इस बगल देंगे और बाकी जो होगा उसको हम लोग किस बगल देंगे, ये थोड़ा सा आप लोग को चेंजिंग करना है। चलिए अब इसको हम लोग इसी तरफ देंगे और इसको भी ऐसे देंगे, और बट इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे देंगे, यानी इसका जो मुंह होगा इस बगल से होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको चेंजिंग करेंगे। और ये आप लोग का टॉपिक था कि वृत्ताकार पथ द्वारा, वृत्ताकार धारा द्वारा चुंबकीय बल रेखा को आपको जानना है। तो इसका जो परिभाषा होगा बोला जाता है कि जो इसमें एट्रैक्शन होगा और ये जो गति गमन कर रहा है, इसका जो ये जो लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं इसको, चुंबकीय क्षेत्र इसको बोलते हैं। ये जो आपका लाइन है ये चुंबकीय लाइन को है दर्शाता हुआ, और ये जो है वर्टिकल रेखा जो आपको बताया गया है चुंबकीय बल रेखा जो बोलते हैं। यानी ये जो तार है ये एक वृत्ताकार तार है, याद रखिए, वृत्ताकार, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है ये चुंबक है, तो इसके पास थोड़ा सा एक और लेयर है, एक और लेयर है, एक और लेयर है, एक और लेयर है और एक और लेयर है। यानी एग्जाम्पल के लिए अपने भाषा में आप लोग समझिएगा कि अगर एक चुंबक हटे, चुंबक के सबसे जो करीब बाटे तो सट देना, चुंबक खींच ले, उसके थोड़ा सा और दूर है उसको थोड़ा खींचने में वक्त लगेगा, फिर उससे थोड़ा सा दूर होगा उसको खींचने में वक्त लगेगा, फिर एक थोड़ा सा ये दूर होगा कि वह उसको भी खींच सकता है, फिर एक वैसा समय आएगा कि थोड़ा थोड़ा उसको धीरे धीरे खींच लेगा, लेकिन एक वैसा समय आएगा कि जहां तक लेके वो वस्तु को खींचिए नहीं पाएगा। तो लास्ट जो वार्निंग जो आ रहा है, इसी लास्ट वार्निंग वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं ई। यहाँ तक लेके वस्तु को क्या कर सकता है, अपने ओर खींच सकता है। और ई जो आप देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन है, यानी चुंबकीय बल रेखा का डायग्राम आपको दिखाया जाए कि यहाँ तक ले इस इतना लेयर में क्या कर सकता है, खींच सकता है। अगला हम लोग जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक हम लोग समझेंगे विद्युत चुंबक, और विद्युत चुंबक की परिभाषा क्या होगा इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। विद्युत चुंबक, चलिए विद्युत चुंबक के बारे में हम लोग चर्चा करें तो विद्युत चुंबक को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को मालूम होगा, विद्युत विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक को हम लोग क्या बोलते हैं अपने भाषा में, याद रखिएगा, आप लोग उसको बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम डायग्राम बनाए तो डायग्राम इसका ऐसे होगा, इसका डायग्राम ये जो देखिएगा ऐसे होगा, और ये जो होगा अगर हम इसको इसका जो डायग्राम होगा ये ऐसे होगा। ओके, ये जो आपका होगा, अब ये जो है नॉर्थ पोल है, और इधर जो होगा कौन पोल होगा, साउथ पोल होगा। ये जो आपको आ रहा है ये ऐसे देखिएगा, ये जा रहा है ऐसे, अभी नाच कराएगा ऐसे, फिर ये जाएगा ऐसे, फिर ये आपको ऐसे ही डायग्राम, ये पूरा जो है ये नीचे की तरफ होगा और ये जो होगा पूरा ऊपर की तरफ होगा। ओके, ये जो होगा नाच कर जा रहा है ऊपर, और ऊपर से फिर ये घूम रहा है, तो फिर ये आपका डायरेक्ट नीचे आएगा, और ये फिर नीचे आएगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक लगाया जाता है, हम लोग प्लग लगाते हैं, और उस प्लग का नाम देते हैं हम लोग कुंजी। का नाम देते हैं? कुंजी नाम देते हैं, याद रखना आप लोग। अब बात है कि ये नॉर्थ पोल है और ये कौन पोल है, साउथ पोल है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ये टोटल को बोल सकते हैं विद्युत चुंबक, इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक के अर्थ परिभाषा क्या होता है, चलिए सबसे पहले परिभाषा को हम लोग देखते हैं। बोला जाता है कि अगर परिनालिका के अंदर
ये जो परिनालिका है, ये टोटल डायग्राम, जो डायग्राम में है जो आपको दिखाया जा रहा है ऐसे, ये जो ऐसे दिखाया जा रहा है इसको बोलते हैं परिनालिका। अभी जो परिनालिका है, परिनालिका के अंदर अगर लोहा गर्म डाल दिया जाए, यानी अंदर जो गर्म लोहा को अगर डाला जाए या गर्म लोहा के जो छड़ को अंदर रखा जाता है, तो उसके अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और विद्युत चुंबकीय जैसे क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उस जो ई रॉड जो है, ये जो रॉड है, ये रॉड को हम लोग बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं इसको? क्रोड बोलते हैं। याद रखिएगा, याद आप लोग को रखना है कि जब परिनालिका के अंदर गर्म लोहे का एक रॉड रखते हैं और उस रॉड को हम लोग बोलते हैं क्रोड। तो गर्म लोहे, एक ऐसा गर्म लोहे के क्रोड को विद्युत चुंबक कहते हैं। एग्जाम्पल, ये थोड़ा परिभाषा अच्छा से समझिएगा कि जब परिनालिका के अंदर नर्म लगे लोहे, अच्छा जो चुंबक देखते हैं, चुंबक में जो आप मोटर में देखिएगा या सीडी में देखिएगा या मोटर के अंदर जो खोल के देखिएगा, जैसे नाचता है उसके अंदर लोहा रहता है और लोहा के साथ साथ एक लेयर में उसको तांबा का तार लगाया जाता है। और जैसे चुंबक नचता है तो जो पतला सा लोहा का रॉड होता है, वो लोहा के रॉड का होने लगेगा, गर्म होने लगता है। और जैसे लोहा के रॉड गर्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि विद्युत चुंबक बोलते हैं, क्योंकि इस विद्युत चुंबक में जो लोहा का रॉड लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। ओके, याद रखना है आप लोगों को। और जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ता है, जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो जो क्रोड होता है ना, क्रोड के चुंबकत्व बढ़ते लगता है। जैसे जैसे लोहा के मान बढ़ता है यानी लोहा गर्म होगा तो विद्युत धारा के चुंबकत्व के मान बढ़ेगा। और जैसे जैसे क्रोड के मान घटता है तो विद्युत चुंबकत्व के मान भी क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। यानी लोहा जितना हीट होगा उतने विद्युत चुंबक के मान बढ़ी, लोहा जितने उसका मान घटेगा उतने विद्युत चुंबक का मान क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। समझे? तो जो विद्युत चुंबक होता है वो अस्थायी होता है। विद्युत चुंबक जो का होता है वो अस्थायी चुंबक बोलते हैं। याद रखिएगा। अब अगर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ दे तो बताइए विद्युत चुंबक कैसा चुंबक है, तो आप लोग को हमेशा बताना पड़ेगा कि विद्युत जो चुंबक होता है वो अस्थायी चुंबक होता है। यानी चुंबक कितने तरह का होते हैं? दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होगा अस्थायी और दूसरा का होगा अस्थायी। याद रखना है, एक वो अस्थायी या दूसरा का क्या होगा? अस्थायी। तो विद्युत चुंबक हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थायी चुंबक बोलते हैं। यानी अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए नर्म लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। यानी विद्युत चुंबक जब आप बनाइएगा तो उस वक्त आपको कैसा लोहा का इस्तेमाल करना पड़ेगा? नर्म लोहा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नर्म लोहा के रॉड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, छड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब विद्युत चुंबक बन के तैयार होगा। अब बोला जाता है कि विद्युत चुंबक जब आप बनाइएगा तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जब बना तो दीजिएगा, मगर उसका उपयोग कहाँ कहाँ कीजिएगा, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा? तो विद्युत चुंबक के जो उपयोग होता है वो टेलीफोन में भी हो सकता है। याद रखिएगा, विद्युत चुंबक के जब आप उपयोग पढ़िएगा, उपयोग, तो विद्युत चुंबक के उपयोग में बताया जाएगा कि एक और इस्तेमाल टेलीविजन में भी होता है, एक और इस्तेमाल माइक्रोफोन में भी होता है। जैसे के लिए आप देख रहे हैं ये एक माइक्रोफोन है, समझे? एक कौन है? माइक्रोफोन है। घड़ी में भी होता है। कैसा घड़ी? विद्युत घड़ी जो लाइन से कनेक्ट होता है या चलता है। ये टेलीफोन रिसीवर जो होते हैं जैसे तार वाला होता है, हेलो, उसमें भी, टेलीविजन में भी। लाउड स्पीकर मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं जैसे अपन भाषा में चोंगा, तो चोंगा में भी होता है जैसे चुंबक होता है ऐसे बोले तो ऊपर से देखिए काला वाला एक लेयर लगा होता है जैसे चुंबक बज जाता है, उस पे क्या करता है? उसको वाइब्रेट करता है। समझे? तो विद्युत चुंबक का उपयोग आप लोग जान जाइए। हम लोग आपको दो उपयोग बताया दिया जा रहा है कि विद्युत चुंबक का उपयोग माइक्रोफोन में, लाउड स्पीकर में, टेलीविजन रिसीवर में और टेलीफोन में भी होता है, और टेलीफोन में भी होता है, लाउड स्पीकर में भी होता है। दूसरा का इसका उपयोग हम लोग जानेंगे, कि इसका उपयोग जैसे लोहा जो भारी होता है, भारी भारी लोहा होगा, मान लीजिए खूब 50 कुंटल का लोहा होगा, विद्युत चुंबक जैसे उस पर लगाएंगे, उसमें सटाएंगे, उसके जरिए हम क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट मतलब उठा लेंगे। समझे? तो विद्युत चुंबक का उपयोग करके आप क्रेन जैसा चीज के जरिए उसको, भारी भारी चीज को क्या किया जाता है? उठा लिया जाता है। अगला हम लोग का जो पॉइंट बन के तैयार होता है, अगला पॉइंट, कि विद्युत चुंबक को बोलते हैं अस्थाई और एक होता है अस्थाई। तो अस्थाई और अस्थाई में अंतर बताना है।
कि अस्थाई चुंबक किसे बोलेंगे, अस्थाई चुंबक किसे बोलेंगे, अस्थाई, और ये होगा अस्थाई, अस्थाई चुंबक, और ये हो अस्थाई चुंबक। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक? अस्थाई जो चुंबक है इसको हम लोग बोल सकते हैं अस्थाई चुंबक, और याद रखिएगा अस्थाई को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। ओके, याद रखना, आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है। चलिए हम लोग बोलते हैं कि अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक किसे बोलते हैं। तो दोनों में हम लोग जानेंगे दोनों में क्या क्या अंतर होगा। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि अस्थाई जो चुंबक होता है ये क्षण चुंबक होता है, क्षण चुंबक। याद रखना, जो क्षण चुंबक होता है वो अस्थाई चुंबक होता है, अस्थाई चुंबक। ओके, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत चुंबक जो होता है वो अस्थाई होता है। ओके, आपको अंतर दिख गया कि जो क्षण चुंबक होगा वो अस्थाई होगा, जो विद्युत चुंबक होगा वो अस्थाई होगा। क्षण चुंबक अस्थाई, विद्युत चुंबक ओ अस्थाई। दूसरा का हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्रबल इस पे जो होता है ना, इस पे यानी इसका आकर्षण बल, आकर्षण, इसका जो आकर्षण बल होगा वो आकर्षण बल को कमजोर किया जा सकता है, आकर्षण बल कमजोर आप कर सकते हैं, कमजोर आप कर सकते हैं। इसका आकर्षण बल को क्या कर सकते हैं, आप कमजोर कर सकते हैं। लेकिन बाबू साहब एकर आकर्षण बल को तन को कम नहीं कल जा सकत। इसके जो आकर्षण बल होता है ना, इसका आकर्षण बल बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसका आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, प्रबल होता है। इसका आकर्षण बल बहुत ज्यादा प्रबल होता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। यानी इसका आकर्षण बल नहीं के कल जा सकते, लेकिन एकर आकर्षण बल क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तीसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या है, तो याद रखना अस्थाई चुंबक शक्ति निश्चित होता है। अस्थाई जो चुंबक होता है, अस्थाई चुंबक, इसका जो पावर होता है, इसका पावर फिक्स होता है, यानी शक्ति निश्चित होता है, निश्चित। इससे ज्यादा पावर काम इस पे नहीं करेगा। लेकिन वही जो होता है इसका शक्ति निश्चित नहीं हो सकता है। इसकी जितनी फेर की संख्या, एग्जांपल के लिए इसकी जितने फेर की संख्या लेयर बढ़ेगा उतने ही का क्षमता बढ़ते जाएगा, उतने का क्षमता का हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जितने इसके लेयर की क्षमता बढ़ेगा, जितने इसके लेयर की संख्या बढ़ेगा उतनी इसका शक्ति का हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी अस्थाई जो चुंबक है, अस्थाई जो चुंबक है, इसकी जो शक्ति निश्चित नहीं होती है, इसकी शक्ति निश्चित नहीं होता है। याद रखना आप लोग, इसकी शक्ति निश्चित नहीं होता है। फिक्स आपको डायरेक्ट लिख दिया जा रहा है, इसकी शक्ति निश्चित नहीं होता है। लेकिन इसकी संख्या, जितने लेयर की संख्या बढ़ाएंगे उतने इसका पावर बढ़ेगा, जितने लेयर की संख्या बढ़ाएंगे उतने इसका पावर बढ़ेगा, कभी घटने वाला नहीं है। चलिए हम लोग और इसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करें। तो अगला टॉपिक हम लोग का बन के जो तैयार होता है कि फ्लेमिंग वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम। अभी आप लोग पढ़े थे मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग वाम हस्त नियम। वाम का मतलब होता है बायां, और बाएं हाथ के नियम हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो फ्लेमिंग वाम हस्त नियम हम लोग का क्या बोल रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फ्लेमिंग वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम में हम लोग का बोला जाएगा, इस टॉपिक पे आपको चर्चा करना है। चलिए एग्जांपल के लिए हम हैंड बनाते हैं, और हैंड के जरिए हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा हैंड होगा, और इस हैंड के जरिए हम लोग देखेंगे ये डायग्राम, और इस डायग्राम के जरिए हम लोग को सवाल बनाना है, ताकि हम लोग का जो प्रश्न है वो प्रश्न कभी छूटे ही ना।
ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो पढ़ाई में। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करें। और ये मान लीजिए कि हमारा हैंड हुआ, और ये हैंड हुआ तो ये आपका अंगूठा होगा, ये तर्जनी होगा, ये मध्यमा होगा। और इसको अगर हम डायग्राम देखें तो ये डायग्राम ऐसे बनकर तैयार होता है। ओके, ये तीनों के बीच 90-90 का एंगल होता है। ये गति दर्शाता है, और ये आपका क्षेत्र दर्शाता है, और ये जो है आपका धारा दर्शाता है, धारा। चलिए हम लोग दर्शा दिए धारा। तो ये जो होता है गति दर्शाता है, याद रखिएगा। और ये जो है क्षेत्र दर्शाता है, क्षेत्र। और ये जो होता है ये धारा दर्शाता है, धारा। तो बोला जाता है कि जब, देख लीजिएगा, फ्लेमिंग वामहस्त नियम क्या बोलता है, इसका परिभाषा क्या है। तो फ्लेमिंग वामहस्त नियम में बोला जाता है कि जब हम अपने दाएं हाथ के नियम, यानी दाहिना हाथ, बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम। तो बाएं हाथ, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम बोलता है कि जब हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को, यानी बाएं हाथ जो है, ये बाएं हाथ को इस तरह फैलाए कि हम, देखिएगा ये हमारा बाएं हाथ है, और बाएं हाथ को हम इस प्रकार फैला रहे हैं कि अंगूठा गति के दिशा, अंगूठा जो होगा किसका दिशा दर्शाएगा, गति के दिशा। याद रखिएगा, अंगूठा जो होगा किसका दिशा दर्शा रहा है, गति के दिशा। और ये जो है, ये उंगली किसका दिशा, किसका क्षेत्र दिखा रहा है, यानी किसका दिशा दर्शा रहा है, क्षेत्र। और ये जो मध्यमा है, ये जो मध्यमा है, ये धारा का दिशा दर्शाएगा। तो परिभाषा क्या बोलते हैं कि जब हम अपने बाएं हाथ के उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि जो हाथ के तर्जनी है, मध्यमा है, अंगूठा है। देखिए हाथ की ये जो तर्जनी हुआ, ये तर्जनी हुआ, मध्यमा हुआ और अंगूठा हुआ, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, ये तीनों को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरा को लंबवत हो। यानी तीनों के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के लिए अगर ये जो मेरा हैंड है, इस हैंड को यहाँ पे देखें तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। ओके, बट इसको ऐसे देखेंगे, ऐसे, इसको अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। यानी तीनों के बीच 90-90 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो रहा है। यानी फ्लेमिंग वाम हस्त नियम बोलता है कि अपने अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाइए कि अंगूठा गति के दिशा दर्शाए, यानी धारा के गति के दिशा दर्शाए। और तर्जनी, तर्जनी जो है, ये तर्जनी आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाए, और जो मध्यमा है वो धारा की दिशा दर्शाए। तो इसी नियम को बोलते हैं फ्लेमिंग वाम हस्त नियम। याद रखिएगा कि जब अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए, मध्यमा जो है आपका, मध्यमा जो है आपका धारा की दिशा दर्शाए, और अंगूठा जो है ये चालक जो है उसके दिशा को दर्शाता है, तो इसे नियम को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग वाम हस्त नियम। याद रखना आप लोग, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको अगला पॉइंट पे आपको लेकर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि अगर हम लोग किसी टॉपिक पे चर्चा करें, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग सोच रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के SI मात्रक का है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के SI मात्रक मालूम है आप लोग का होता है, टेस्ला होता है। याद रखना आप लोग, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के SI मात्रक का होता है, टेस्ला होता है, टेस्ला। याद रखना, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के SI मात्रा का होता है, टेस्ला। यानी अगर कोई पूछेगा आपसे कि 1 टेस्ला बराबर कितना, 1 टेस्ला, टेस्ला को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टेस्ला, 1 TESL, 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि 1 एम्पियर, 1 न्यूटन एम्पियर, 1 न्यूटन बाई एम्पियर बाई मीटर। ओके, अगर हम लोग बात करें कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर क्रियाशील बल, यानी इस पे जब हम लोग चर्चा करें, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने, एक इलेक्ट्रॉन में अगर कितने आवेश होते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। याद रखना आप लोग।
एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, ये दोनों का मान इतना होता है। ओके, याद आपको रखना है। चलिए हम लोग फैराडे के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे। फैराडे के नियम क्या बोलता है, फैराडे का उपयोग भी पढ़ेंगे, फैराडे का प्रयोग लिख लीजिए। फैराडे, फैराडे है, फैराडे का प्रयोग। तो फैराडे का जब हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे तो फैराडे के प्रयोग में एक डायग्राम बनता है। इस डायग्राम को हम लोग समझेंगे। पहले इस डायग्राम को हम लोग अच्छे से बारीकी से समझेंगे कि डायग्राम में क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। इस डायग्राम में अगर हम लोग खूब बारीकी से अध्ययन करें तो इस डायग्राम से हम लोग कुछ सीखने को मिलेगा कि आखिर यहाँ पे कैसे क्या चीज हो रहा है। ये साउथ पोल हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग देंगे एक ऐसे, ठीक, और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे देंगे। ये जो है टोटल भरा हुआ रहेगा, समझे, ये टोटल भरा हुआ रहेगा। और यहाँ से जो करंट सप्लाई होगा ये ऐसे आएगा और ऐसे इसमें करंट सप्लाई होगा और फिर यहाँ पे प्लस चिन्ह होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी है, बैटरी है। सेल तो है नहीं ब्रो, क्योंकि सेल में छोटा लेयर होता है। ओके, तो छोटा लेयर होता है, फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो होगा, ये जो है, ये जो आप दिख रहे हैं, ये अंदर ये टोटल जो है ये पारा है। ओके, ये जो आपको है ये कौन सी है, पारा, पारा। ये जो आप देख रहे हैं ये साउथ पोल है। ये जो चुंबक छड़ है, ये चुंबक छड़ में है कौन पोल है, साउथ पोल है, और है कौन पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो ये आप देख रही है कौन सी है, ये पारा है, ठीक है, और पारा है। ये जो ऊपर होगा, ये ऊपर ऐसे लेयर खींचा हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग कार्क। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कार्क बोलेंगे। ये बैटरी है, याद रखना सब, बैटरी लोग आप लोग याद रखना है। ये जो होगा इस पे प्लस होगा, इधर का होगा माइनस होगा। ये जो है आपका प्रतिरोध है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध है। ये चालक की दिशा, इसको फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ये करंट सप्लाई होगा, फिर यहाँ से रिटर्न होगा, फिर आप ऐसे आएगा। तो बोला जाता है, इसका परिभाषा क्या होगा, ये जो आपको मालूम है कि चुंबक छड़ है यानी चुंबक है, याद रखना, भूल मत जाना सब, ना तो फिर बाद में आप लोगों को दिक्कत होगा। परिभाषा क्या बोलता है कि जब विद्युत धारा पर, जब किसी कोई विद्युत धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को प्रदर्शित किया जाता है, जब किसी विद्युत धारा पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दिखाया जाता है, तो उसको फैराडे का प्रयोग पढ़ते हैं या फैराडे का प्रयोग बोलते हैं। याद रखना, सिंपल परिभाषा है कि विद्युत धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को, जब विद्युत धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फैराडे का प्रयोग। याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको कभी दे सकता है। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये पॉइंट लगा दे तब तो दिक्कत होगा, तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कि विद्युत मोटर में जो क्रिया होता है, विद्युत मोटर के जो क्रिया होता है वो कौन सा क्रिया पे चलता है, तो विद्युत मोटर के जो क्रिया होता है, धारा, विद्युत मोटर के जो क्रिया धारा होता है, क्रिया जो होता है धारा पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी विद्युत जो मोटर होता है, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर में होता कुछ है, विद्युत मोटर लिखते रहे आप लोगों को दिक्कत ना हो, मोटर, विद्युत जो मोटर होता है, विद्युत मोटर के जितने भी क्रिया होते हैं वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर चलता है, धारा पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या धारा के चुंबकीय प्रभाव पर वो अपन काम को करता है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा, अगला टॉपिक हुआ विद्युत मोटर किसे कहते हैं। विद्युत मोटर, ये जो आपका टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम लोग अभी बारीकी से चर्चा करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर को हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे, इसका डायग्राम कैसे होगा और क्या बोलेगा इस डायग्राम में। चलिए हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम हम लोग खूब बारीकी से बनाते हैं। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, और इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये साउथ पोल हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्थ पोल।
ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया। और यहां से जो ये आपका आएगा ये ऐसे आएगा, ठीक है। और यहां से जैसे ये आएगा तैसे यहाँ पे होगा एक ऐसे, यहाँ पे ये पॉइंट होगा, यहाँ पे ये पॉइंट होगा, इसको हम रंगीन कलर करेंगे और रंगीन कर कर यहाँ पे हम लोग डोनोट करेंगे इसको, ठीक। और यहाँ पे जैसे ये आएगा तैसे यहाँ पे ये प्लग होगा और यहाँ पे कुंजी होगा, जैसे ये आगे बढ़ेगा ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करने के बाद यहाँ पे ये डोनेट होगा और यहाँ पे आपका बैटरी के रूप लेकर फिर आगे बढ़ेगा और इसको हम लोग ऐसे दर्शाएंगे। यहाँ पे हम एक लेयर खींचेंगे जो आपको रॉड होता है, इस रॉड के सहारे हम लोग दर्शाएंगे। चलिए, ये जो रॉड होता है ये रॉड पे ऐसे काम करता है, समझे, ऐसे काम करता है। याद रखना ये विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध याद रखना है आप लोगों को, ये ना कीजिए आप लोगों को क्या करना है, भूल जाना है, समझे। ये जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो ये आपका ऐसे आएगा और ऐसे आकर ऐसे आ जाएगा। ओके, ये आपका इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस होता है। ये जो आपका धारा होगा ये धारा ऐसे प्रवाहित होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। और ये जो आएगा ऐसे 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 फिर ऐसे। अब इसका नामकरण करेंगे, इसको बोलेंगे B2, B2 ये जो प्लस होगा ये होगा B1 माइनस, ओके। और यहाँ पे B1 माइनस हो गया, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ये जो है प्रतिरोध है कुंजी और इसको बोलेंगे RH प्रतिरोध है और इसको देंगे बैटरी यानी B और आपको नाम इसका दे रहे हैं A B C और D। इसका डायग्राम हो गया, टोटल डायग्राम आपके बीच प्रेजेंट हो गया। ये विद्युत मोटर का जब भी आप अगर आपके एग्जाम में 5 नंबर में अगर पूछ दे प्रश्न तो ये डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा। विदाउट डायग्राम बनाए अगर आप लिखिएगा तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। एक टोटल आपको 5 नंबर में हम बता रहे हैं कि विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर में क्या होता है। अगर आपको 2 नंबर में पूछे तो नेक्स्ट जो अभी हम आपको समझाने वाले हैं इसको लिख देना, आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। लिखना है कि यह एक ऐसी युक्ति है, युक्ति का मतलब होता है कि मशीन है, यह एक ऐसा मशीन है कि इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को, कौन ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी यह एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा यंत्र है जो यंत्र के सहायता से विद्युत धारा को, यानी जो विद्युत ऊर्जा होता है, विद्युत करंट, ये विद्युत ऊर्जा, उस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, जैसे आपको विद्युत से, करंट से पंखा चलता है, करंट से बल्ब जलता है, करंट के सहायता से आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो लेते हैं, करंट के सहायता से रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं। यानी विद्युत मोटर, अगर 2 नंबर में पूछे विद्युत मोटर किसे कहते हैं, डायग्राम बनाकर लिख देना है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने पर पंखा चलना या पंखा का चलाना, विद्युत पंखा का चलना, विद्युत मोटर का चलना, विद्युत बल्ब का चलना, वॉशिंग मशीन का चलना, रेफ्रिजरेटर चलना इत्यादि इसके प्रमुख अव्यय के रूप में आप जान सकते हैं। अगर बोलेगा कभी आपको कि विद्युत मोटर के बनावट कैसे होता है, विद्युत मोटर काम कैसे करता है, इसको बताइए, तब आपको 5 नंबर लिखना पड़ेगा। उसको भी चलिए हम आपको बहुत बेहतर से समझाते हैं। बोलता है कि विद्युत जो मोटर होता है, विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक लगा होता है और उसी नाल चुंबक को हम लोग बोलते हैं इसका क्षेत्र चुंबक। और ये जो क्षेत्र चुंबक होता है, इसी क्षेत्र चुंबक को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबक। याद रखना है, ये जो मोटर होता है इसमें एक नाल चुंबक लगा हुआ है और ये नाल चुंबक को हम लोग क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। विद्युत मोटर में वो नाल चुंबक लगा है, उसी नाल चुंबक को हम लोग क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। और याद रखना कि क्षेत्र जो चुंबक होता है विद्युत चुंबक होता है, विद्युत चुंबक होता है। और जो चुंबक में जो आप दिख रहे हैं 2 गो स्तंभ, एगो साउथ एगो नॉर्थ, ये जो साउथ और नॉर्थ में जो लोहा के प्लेट लगा होता है ये क्रोड के बना होता है और इनमें तांबा के पातिर पातिर
तार लपटा गया होता है, कुंडलित होता है। और एक और जो फेरा तार के जो फेरा का संख्या वाला नु बहुत ज्यादा होता है, काफी अधिक होता है। और उसी काफी अधिक जो होता है उसी को बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं आर्मेचर, आर्मेचर बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर। यानी जो इसमें रॉड लगा हुआ है, ये रॉड चुंबक को हम लोग बोलते हैं। इस नाल जो चुंबक लगा है इसको क्षेत्र चुंबक बोलते हैं, इसको विद्युत चुंबक भी बोलते हैं। और इसमें जो आपको दुगो लोहा के ये जो दुगो पोल है इसमें लोहा के प्लेट लगा है और लोहा के प्लेट पे तांबा के तार लपटा होता है। इसका संख्या काफी अधिक होता है और काफी अधिक होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर के जो छोर होता है वह पतला तांबा के जो पतला पीतल के जो खंडित वलय होता है, छोटा छोटा टुकड़ा होता है, जुड़ा गया होता है और इसी से जुड़ा गया होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रश। और ब्रश से वो क्या करते रहता है? हमेशा स्पर्श करते रहता है, हमेशा क्या करते रहता है? स्पर्श करते रहता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए विद्युत मोटर के बनावट कैसे होता है, विद्युत मोटर कैसे बना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि विद्युत मोटर में जो आर्मेचर होता है, विद्युत मोटर के बनावट आप लिख लीजिएगा कि विद्युत मोटर के जो बनावट होता है, ये बनावट में जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है। जैसे विद्युत धारा प्रवाह किया जाएगा, एक और दो भुजा आ रहा है ना, एक बार है ए बी और एक बार है सी डी, एक बार है ए बी और एक बार है सी डी। ये दोनों से जैसे ही नाचता है भाई, सब क्या करे, जैसे पट्टा ना जाता है वैसे ही नाचते रहेगा। तो कभी ए बी आएगा नीचे और सी डी आएगा ऊपर, कभी आएगा सी डी नीचे तो ए बी आएगा ऊपर। ये हमेशा घूमते रहता है, यानी लंबवत घूमते रहता है फ्लेमिंग वामहस्त नियम पर। अब फ्लेमिंग वामहस्त नियम के अनुसार ये जो होता है ना, अपन दिशा बदलते रहता है। ये भी कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, हमेशा घूमते रहता है। और जैसे हमेशा घूमते रहता है इसको बोलते हम लोग डायरेक्ट मोटर, यानी हमेशा घूमते रहता है इसको बोलते हैं हम लोग डीसी मोटर। क्या बोलते हैं इसको? डीसी मोटर बोलते हैं। याद रखना इसको, हम लोग कभी कभी इसको बोलते हैं डीसी मोटर। अगला जो हम लोग का कभी कभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनकर तैयार होगा, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट में आएगा कि विद्युत जो मोटर होता है, विद्युत मोटर के जो आर्मेचर होता है अपनी धुरी पे हमेशा नाचते रहता है। और इसमें क्या किया जाता है? ब्लेड लगा दिया जाता है। और जैसे ब्लेड लगा दिया जाएगा तो विद्युत मोटर का बन जाएगा? पंखा बन जाता है। इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप लोग मोटर ले लिए, ये मोटर जैसे हो गया, ये मोटर में जो आर्मेचर लगा है, सब चीज पीतल लगा है, ये अपन जगह पे होए 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 नाचते रहेगा। जैसे में पंखा लगा देंगे, ब्लेड लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पंखा बन के तैयार होगा। इस जो ब्लेड लगाएंगे लंबा लंबा 3 गो तो ये पंखा बन के तैयार होगा। पंखा ब्लेड निकाल लेंगे तो ये उस अपने धुरी पे ही क्या करेगा? नाचेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीसी मोटर बोलते हैं। याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनकर तैयार हो रहा है और ये आपको बन भी जाएगा। कभी कभी आपको ये भी दे सकता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण।